Hello, morning. Good morning, sir. के ऑडियो एंड स्क्रीन क्लियर है सभी को? स्टार्ट करें। Yes, sir. तो दिस टॉपिक के इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरप्ट इन कंप्यूटर आर्किटेक्चर। वर्ड को क्लियर करते हैं, कंप्यूटर आर्किटेक्चर में उसका क्या रोल है, किस तरह जनरेट इंटरप्ट को हैंडल कैसे किया जाता है कंप्यूटर आर्किटेक्चर में, और इसको जनरेट करना क्यों जरूरी है। इन सब बातों पे हम लोग वन बाय वन डिस्कस करते हैं। बेसिक इंटरप्ट होते क्या है, तो कैसे इवेंट है जिस समय अकर होते हैं उस समय सीपीयू की जो प्रोसेसिंग है, सीपीयू का जो सीपीयू को अगर स्टार्ट होता है तो काम को उसने जितना भी फिनिश किया है टास्क को वहीं पे स्टोर करते हुए सर आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। वॉइस ब्रेक हो रहा है। यस सर। हेलो। हेलो। यस ओके, नाउ क्लियर। यस सर। तो हो सकता है बीच में क्वालिटी आए नेटवर्क के करते। व्हाट इज इट? So it is mechanisms like input output or memory uh, input out or memory of सबसे पहले हम ये समझते हैं कि किन किन बीच में कम्युनिकेशन के बीच में कम्युनिकेशन हो। So input output module
कंपोनेंट। तो प्रोसेसिंग के लिए सीपीयू जब किसी भी टास्क को प्रोसेस करेगा तो उस प्रोसेसिंग में दो तरह की सिचुएशंस अकर हो सकती है कि या तो सीपीयू प्रिंट किसी प्रोग्राम स्टेटमेंट पर ऑफ स्टेटमेंट पर ऐसा स्टेटमेंट आया है कि करना है, तो डायरेक्ट प्रिंटर के बफर पे चल जब प्रिंटर टास्क को एग्जीक्यूट कर रहा हो, शेड्यूल कर रहा हो, अपनी प्रिंटिंग की तैयारी कर रहा हो, सीपीयू आइडियल हो जाए। तो ऐसे सिचुएशन में कि जब कंट्रोल ट्रांसफर हो चुका है प्रिंटर पर, सीपीयू उस केस में आइडियल हो जाएगा। और हम ये चाहते हैं कि सीपीयू का जो थ्रूपुट है, सीपीयू के ये है कि सीपीयू से कंटिन्यू कुछ हेलो सर आपने स्क्रीन तो शेयर की नहीं है। सर स्क्रीन नहीं दिख रही है। ओके, स्क्रीन तो शेयर है पर दिख नहीं रही। Okay, now it is visible. नहीं सर, आपको अभी भी नहीं visible दिख है? रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? हाँ, ऑप्शन okay. Now it is visible. Okay sir. Yes sir. Right. So let's continue. Interrupt. It is a mechanism by which modules like input, output, memory may interrupt the normal processing of CPU. एक ऐसी mechanisms होती है जिसमें इन दोनों में से कोई मॉड्यूल की नॉर्मल सीपीयू की नॉर्मल प्रोसेसिंग को ब्रेक कर सकते हैं, उनको इंटरप्ट कर, राइट। आउटपुट मॉड्यूल्स या फिर मेमोरी में जब भी किसी भी तरह का एग्जीक्यूशन चल रहा होता है और उस एग्जीक्यूशन को सीपीयू फाइनलाइज करता है, तो इसमें से हायर प्रायोरिटी के जनरेट कर सकते हैं और सीपीयू की प्रोसेसिंग में ब्रेक लगा सकते हैं, राइट। सो इस तरह की जो मैकेनिज्म्स होती है जिसमें हम किसी भी इनपुट आउटपुट डिवाइस या फिर मेमोरी में एग्जीक्यूट किए जा रहे सीपीयू के प्रोग्राम्स में हम ब्रेक लगा सकते हैं। अब ऐसा हम इंटरप्ट जनरेट क्यों करेंगे, क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि सीपीयू यदि ऑलरेडी किसी टास्क को एग्जीक्यूट कर रहा हो, उसके इंस्ट्रक्शंस को वन बाय वन एग्जीक्यूट कर रहा हो, तो हम उसके सीक्वेंस को हम ब्रेक करना क्यों चाहेंगे? व्हाई डू वी प्रीफर टू ब्रेक द स्टेट, राइट। सो हम इंटरप्ट जनरेट करना क्यों प्रीफर करेंगे, राइट। इस बात को हमें समझना जरूरी होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंटरप्ट सिग्नल किसी भी कंप्यूटर आर्किटेक्चर में। अदरवाइज सीपीयू का आप कंप्लीटली थ्रूपुट प्रॉपर नहीं निकाल सकता, राइट। तो सीपीयू 100% यूटिलाइज हो, उसका थ्रूपुट मैक्सिमम निकले, इसलिए इंटरप्ट का जनरेट होना बहुत जरूरी है। अब मैं आप एक एग्जांपल लेता हूँ, आप उस एग्जांपल को समझिए कि प्रोग्राम लिखे हुए और उस प्रोग्राम में किसी नंबर किसी मतलब किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पर स्टेटमेंट लिखा है कि वहां पर प्रिंटिंग की जॉब आने वाली है, राइट। प्रिंटिंग की जॉब में सपोज 100 पेजेस प्रिंट के निकलने वाले हैं और ये जो टास्क है ये किसी यूजर ने अपने प्रोग्राम में सपोज 50 नंबर के लाइन पे लिखा हुआ। आप इसको एज्यूम करें कि सपोज ये किसी प्रोग्राम 3 से ले सपोज 50 तक, ये
ये कोई प्रोग्राम के 50 नंबर ऑफ लाइन्स है जिनको सीपीयू एग्जीक्यूट करना चाहता है। ये सीपीयू के पास कोई टास्क गई है जिनको उसे प्रोसेसिंग करना है, टास्क फॉर प्रोसेसिंग। अब होगा क्या, जब इंस्ट्रक्शन नंबर 1 एग्जीक्यूट होगा, 2 एग्जीक्यूट होगा, 3 एग्जीक्यूट होगा, और 3 पर सपोज क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पर आपको 50 पेजेस को प्रिंट निकालना है। दैट मीन्स प्रिंटर से रिलेटेड कोई टास्क आ गई है। कि जब भी रिक्वेस्ट आ जाती है तो पेज प्रिंटिंग के बेस पर सीपीयू नहीं होगा, क्योंकि प्रिंटर वहां पर एक्टिवेट होगा। प्रिंटर अपनी शेड्यूलिंग करेगा, बफर को मेंटेन करेगा, टास्क को अपने बफर में लेगा, और जो भी 50 पेजेस उससे प्रिंट निकालने थे उनको शेड्यूल करने का ट्राई करेगा कि वो प्रिंट निकलने स्टार्ट हो जाए। जब प्रोग्राम का स्टेटमेंट नंबर 3 या नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन जो 3rd नंबर का था वो जब एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा तो उस समय सीपीयू यहाँ से रिलीज हो जाएगा, राइट? क्योंकि यहाँ पर अब प्रिंटर से रिलेटेड टास्क स्टार्ट हो चुकी है, बट अभी भी 4 से लेके 50 प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल है जिनका एग्जीक्यूशन अभी फिलहाल फिनिश नहीं हुआ। 3rd के इंस्ट्रक्शन पर ऐसी कोई कमांड्स जनरेट हो चुकी है जिसने कंट्रोल को प्रिंटर के एग्जीक्यूशन में ट्रांसफर कर दिया। अब प्रिंटर का जो एग्जीक्यूशन है वो सीपीयू नहीं, राइट? इस केस में जब तक कि टोटल 50 पेजेस प्रिंट ना निकले और वापस कंट्रोल इस पोजीशन पे ना आए 3rd नंबर के इंडेक्स पर, तब तक सीपीयू वहां पर एक्टिवेट नहीं होगा। मतलब ये हुआ कि 50 पेजेस के प्रिंटिंग तक सीपीयू आइडियल रहेगा। इस पूरी टास्क से कंक्लूजन ये निकलता है कि सीपीयू आइडियल और टिल द प्रिंटिंग वर्क। तो जब तक प्रिंटिंग वर्क डन होता है तब तक सीपीयू अपने आप को आइडियल, और आइडियल के केस में कभी भी उसका थ्रूपुट मैक्सिमम नहीं निकल सकता, उसका यूटिलाइजेशन मैक्सिमम नहीं होगा। तो ऐसे सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हमें इंटरप्ट जनरेट करना होता है ताकि सीपीयू अपने नेक्स्ट टास्क को भी फिनिश कर पाए। तो प्रिंटर का काम अगर स्टार्ट होता है तो प्रिंटर अपना काम स्टार्ट करे, हम एक इंटरप्ट जनरेट करें, प्रिंटर को कंट्रोल पास करें, और वापस से हम सीपीयू को अपने पोजीशन पर कम बैक करें ताकि वो 4 से लेके 50 तक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करें। सो इस सिचुएशन में हम इंटरप्ट जनरेट करके ये टास्क कर सकते हैं और प्रिंट ब्रेक कर सकते हैं कि ये वाला काम आपका नहीं, आप डायरेक्टली 4th नंबर के इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करो और फिर 5th देन 6 अप टू 50 तक। तो टोटल 50 इंस्ट्रक्शंस के प्रोग्राम में अगर बीच में आपको कभी भी सीपीयू की वर्किंग को ब्रेक करना हो या उसको कुछ इंस्ट्रक्शन देने हो या उसके कुछ कंट्रोल को ट्रांसफर करने हो तो आप इंटरप्ट जनरेट करके ये काम कर सकते हैं। तो इसीलिए इसकी डेफिनेशन इस तरह से होती है कि इंटरप्ट एक ऐसी मैकेनिज्म्स है जो कि इनपुट आउटपुट मॉड्यूल को या फिर मेमोरी के थ्रू जो इंटरप्ट जनरेट होते हैं वो सीपीयू के प्रोसेसिंग को, जो नॉर्मल उसका प्रोसेसिंग स्टाइल है, उसको ब्रेक करने के काम आता है। इसको हम प्रॉपरली लिख लेते हैं कि व्हाई इट इज रिक्वायर्ड सो इन शॉर्ट हम लोग ये लिख सकते हैं, टू इम्प्रूव प्रोसेसिंग efficiency of CPU। तो इंटरप्ट क्यों जरूरी है, तो इसका एक वर्ड में एक लाइन में आंसर हम दे सकते हैं कि हम लोग सीपीयू की इफिशियंसी को बढ़ाना चाहते हैं, उसकी जो प्रोसेसिंग इफिशियंसी है उसको इम्प्रूव करना चाहते हैं। दैट इज वाई इंटरप्ट इज रिक्वायर्ड, ताकि सीपीयू किसी भी सिचुएशन पे आइडियल ना रहे।
अगर बीच में इस तरह से किसी डिस्क से रिलेटेड टास्क आता है, प्रिंट से रिलेटेड टास्क आता है, तो उसी समय आप इंटरप्ट जनरेट करके सीपीयू को अपने नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पर फेच करवा सकते हो। नाउ अब बात आती है कि ये काम कैसे होता है। हाउ इट बी। So most external devices are slower than CPU. If no interrupts, the CPU would waste a lot of time waiting for these external devices to match up with CPU's speed. Wastage of CPU time, wastage of instruction cycles, continuous checking, find the task completion. So now अब हम इस बात को समझते हैं कि इंटरप्ट किस तरह से किसी भी सीपीयू की प्रोसेसिंग के को ब्रेक करता है। मतलब ये क्यों जरूरी है। अगर इंटरप्ट जनरेट ना करे तो क्या प्रॉब्लम हो, सीपीयू को टाइम कैसे वेस्ट हो सकता है, इंस्ट्रक्शन साइकिल कैसे वेस्ट हो सकता है, और बार बार चेकिंग करने में कितना समय जा सकता है। सो मोस्ट एक्सटर्नल डिवाइसेस आर स्लोअर देन द सीपीयू। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि सीपीयू के कंपैरिजन में जितनी भी डिवाइसेस हैं, इन डिवाइसेस एंड हम लोग कर सकते हैं, कीबोर्ड कर सकते हैं, माउस कर सकते हैं, कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं, राइट। तो जितने भी इनपुट डिवाइसेस हैं, आउटपुट डिवाइसेस हैं, these all devices are known as peripheral devices and it is very slow as compared to CPU। जिस स्पीड से सीपीयू किसी भी इंस्ट्रक्शन को फैच करता है, उसको एग्जीक्यूट करता है, डेटा को अपने बफर में, अपने रजिस्टर में पिकअप करता है, उतनी स्पीड से कोई भी एक्सटर्नल डिवाइसेस वर्क नहीं कर सकती। दैट मीन्स इन दोनों के बीच में जो प्रोसेसिंग का जो मिसमैच है स्पीड को लेकर, स्पीड से रिलेटेड, वो काफ़ी बड़ा डिस्टेंस है, राइट। और अगर सीपीयू को उसकी स्पीड के अकॉर्डिंग डेटा ना मिले तो कहीं ना कहीं सीपीयू की यूटिलाइजेशन पर क्वेश्चन मार्क आएगा। अगर हम किसी भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू जो भी डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं, जिसको हमें प्रोसेस करवाना है, अगर वो डेटा हम सीपीयू की स्पीड से इनपुटिंग कर दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें इंटरप्ट जनरेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट यहाँ पर काफ़ी बड़ा डिफरेंस है किसी भी एक्सटर्नल डिवाइसेस में इनपुट होने के लिए और सीपीयू के एग्जीक्यूशन में। सो इनके बीच में जो स्पीड का जो मिसमैच है ये काफ़ी बड़ा है। हर एक इनपुट आउटपुट डिवाइसेस डेटा ट्रांसफर करने में काफ़ी स्लो है। If no interrupt, the CPU would waste a lot of time waiting for these external devices to
विद द सीपीयू। सीपीयू के साथ स्पीड को मेंटेन करने में, मैशअप करने में काफी टाइम सीपीयू का इसमें जा सकता है अगर इंटरप्ट जनरेट नहीं हुआ तो। यही काम करना होता है हमें, इंटरप्ट जनरेट करके उसकी जो इफिशिएंसी है उसी को इम्प्रूव करना होता है, ताकि सीपीयू अपना दूसरा प्रोसेसिंग का काम हैंडल करे और बाकी जो दूसरी प्रोसेसिंग है जैसे प्रिंटिंग वर्क है या सपोज रीलोडिंग का काम है या मेमोरी में डेटा को लोड करने का काम हो, तो इस तरह की जब लोडिंग काम परफॉर्म हो रही हो तब सीपीयू किसी दूसरे प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर सकता है। अगर इंटरप्ट जनरेट नहीं होते हैं तो क्या क्या हो सकता है? वेस्टेज ऑफ सीपीयू टाइम, सीपीयू का काफी सारा क्लॉक पल्स वेस्टेज जा सकता है। वेस्टेज ऑफ इंस्ट्रक्शन साइकिल, उसकी कई सारी इंस्ट्रक्शन साइकिल वेस्टेज जा सकती है। कंटिन्यूअस चेकिंग टू फाइंड द टास्क कंप्लीशन, बार बार चेक करना होता है कि प्रिंटर रिलीज हुआ या नहीं, टास्क फिनिश हुई, राइट। तो 50 पेजेस अगर प्रिंट करने हैं तो हर बार वो चेक करने आएगा कि प्रिंटिंग का टास्क फिनिश हुआ है नहीं, इंस्ट्रक्शन साइकिल्स को वेस्ट करना होगा और हर बार इंस्ट्रक्शन साइकिल पर उसका कुछ ना कुछ सीपीयू की क्लॉक पल्स जरूर लगेगी। इस तरह से अगर इंटरप्ट जनरेट नहीं होते हैं तो सीपीयू का इस तरह से वेस्ट ऑफ टाइम होता है। अगर आप वहीं पर इंटरप्ट जनरेट कर देते हैं तो आप इन सब चीज़ों से को रिकवर कर सकते हैं, इन सब चीज़ों को ओवरकम कर और सीपीयू से आप बेटर यूटिलाइजेशन निकाल सकते हैं। तो यहाँ दो तरह की सिचुएशन होती है, विदाउट इंटरप्ट किस तरह से हम प्रोसेसिंग करने वाले हैं और विथ इंटरप्ट इसके क्या फायदे होने वाले हैं। तो अगर विदाउट इंटरप्ट है तो क्या स्टेप होनी चाहिए वह हम डिस्कस। उसके बाद विथ इंटरप्ट, अगर इंटरप्ट जनरेट होता है तो उसके प्रोसेसिंग में कहाँ पर चेंज आता है। तो विदाउट इंटरप्ट अभी हम ये कंसीडरेशन हम ये ले रहे हैं कंसीडरेशन में कि हम लोग इंटरप्ट को यूज नहीं कर रहे हैं। दैट मीन्स जो नॉर्मल प्रोसेसिंग सीक्वेंस है सीपीयू का वैसा चलेगा। तो विदाउट इंटरप्ट्स में सबसे पहली स्टेप सीपीयू प्रिंटर टू प्रिंट, सबसे पहले सीपीयू इंस्ट्रक्ट करेगा प्रिंटर को कि प्रिंट करे। फाइल प्रिंटर प्रिंटर कर रहा हो सीपीयू वेस्ट सीपीयू वेट्स प्रिंटर का जो टास्क है वो फिनिश हो जाए। यूजर प्रोग्राम स्टॉप्ड, उस समय तक यूजर का प्रोग्राम स्टॉप्ड रहेगा। रिपीटेड चेकिंग बाय सीपीयू, सीपीयू को कंटिन्यूसली चेक करना होगा कि जो प्रिंटिंग का टास्क है वो कब फिनिश हो रहा है। जैसे फिनिश होगा उसके बाद से नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को उसे फेच करना होगा, रजिस्टर में स्टोर करना होगा। सो सीपीयू विल कंटिन्यूसली चेकिंग। When task done, CPU waits। और जैसे ही प्रिंटिंग का टास्क फिनिश होता है सीपीयू का काम स्टार्ट होता है और वो जो भी नंबर के इंस्ट्रक्शन के बाद से उसका काम रुका हुआ था उस नंबर के इंस्ट्रक्शन से उसको वो प्रोसेस करना स्टार्ट करेगा। तो इस पूरे इंस्ट्रक्शन में, पूरी स्टेप में या
ये बात समझ सकते हैं कि सीपीयू को कितनी उसकी क्लॉक पल्स वेस्ट हुई, उसका कितना टाइम वेस्ट हुआ। जितना बड़ा प्रिंटिंग टास्क आ सकता है उतनी ही सीपीयू को करना पड़ सकता है। तो ये वेट ना करना पड़े इसलिए इंटरप्ट जनरेट करना जरूरी है। नाउ फर्स्ट पॉइंट विथ इंटरप्ट का। अब यदि इंटरप्ट जनरेट करके सीपीयू अपना प्रोसेसिंग करता है या कोई आपस में कम्युनिकेट करती है या उनके इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट किया जाता है इंटरप्ट के साथ, तो कौन सी स्टेप्स होनी चाहिए? तो सीपीयू सबसे पहले इंस्ट्रक्शन देगा, इंस्ट्रक्ट्स टू प्रिंट। तो पहला स्टेटमेंट तो सेम है, इंटरप्ट अगर जनरेट करना है तो सीपीयू प्रिंटर को प्रिंट का इंस्ट्रक्शन देगा। व्हाइल प्रिंटर डज इट्स वर्क, और जब प्रिंटर अपना काम कर रहा सीपीयू engaged executing other instructions, और जब प्रिंटर वर्किंग में हो तब सीपीयू किसी दूसरे इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर सकता है। यूजर प्रोग्राम प्रोसीड विथ प्रिंटर के साथ, मतलब प्रिंटर का जो प्रोसेसिंग हो रहा है, प्रिंटर के जो प्रिंट निकल रहे हैं वो एक सेपरेट एक इंडिविजुअल प्रोसेस, उसका यूजर के प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन से कोई राइट, दोनों इंडिविजुअल प्रोग्राम में कंकरेंट हो सकती है। दोनों ही कंकरेंट का मतलब ये है कि दोनों पैरेलल चल सकती है। सो इंटरप्ट जनरेट करने से दो प्रोग्राम हो जाते हैं, एक प्रिंटिंग वाला टास्क और एक यूजर के प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन वाला टास्क। तो प्रोग्राम पैरेलली चलते हैं। जब प्रोग्राम प्रोसीड्स कंकरेंटली विथ प्रिंटिंग, प्रिंटिंग के काम के साथ साथ यूजर के प्रोग्राम भी एक साथ चलते हैं। Now when task done, printer tells CPU, जैसे प्रिंटर का टास्क फिनिश हो जाए सीपीयू को बता दे। ये जो टैक्स है दैट इज द मीनिंग ऑफ इंटरप्ट। सो प्रिंटर इंटरप्ट जनरेट करके सीपीयू को एक्नॉलेज कर देता है कि जो प्रिंटिंग का टास्क आया था वो अब फिनिश हो चुका है। नाउ यू कैन प्रोसीड फर्दर। अब आपको जो भी अगला टास्क देना है वो आप दे सकते हैं प्रिंटर को। So this is printer tells CPU by passing a signal known as interrupt. So ये वो स्टेप्स है जब इंटरप्ट जनरेट करके सीपीयू अपने स्टाइल में किसी भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से वर्क करा सकता। अब आप इन सभी स्टेटमेंट में आपको ये समझ आ रहा होगा कि सीपीयू नहीं है, क्योंकि प्रिंटर को उसे इंस्ट्रक्ट करेगा, उसके बाद प्रिंटर अपना काम स्टार्ट करेगा, सीधे दूसरे प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शन करेगा। जबकि के केस में यहाँ पर सीपीयू जैसे प्रिंटर को इंस्ट्रक्ट करता है उसके बाद वेट करना स्टार्ट कर देता है कि उसने प्रिंटर कब फ्री होता है, प्रिंटर अपना टास्क फिनिश करके फ्री कब होता है, और तब तक यूजर के प्रोग्राम स्टॉप्ड रहते हैं। ये यहाँ पे डिफरेंस है। बाकी विथ इंटरप्ट में यूजर के प्रोग्राम कभी भी स्टॉप नहीं होते हैं। प्रिंटर के साथ कंकरेंटली सीपीयू भी अपने इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देता है, राइट। सो ये डिफरेंस होता है किस तरह से सीपीयू अपने प्रोसेसिंग को फास्ट कर सकता है, वो अपने प्रोसेसिंग को और ज़्यादा यूटिलाइज कर सकता है। अब इसमें दो तरह से इस काम को टेक्निकली किया जाता है, एक
इंटरप्ट की रिक्वेस्ट जनरेट करते हुए इंटरप्ट रिक्वेस्ट इंटरप्ट हैंडलर। तो यदि हमें इंटरप्ट के साथ काम करना है, सीपीयू को प्रॉपर यूटिलाइज करना है, एफिशिएंसी भी बढ़ानी है, तो हम इंटरप्ट यूज करेंगे। आपको यदि हमें यूज करना, दैट मीन हमारे पास दो तरह की अप्रोच होगी। फर्स्ट इंटरप्ट रिक्वेस्ट, दूसरा यदि इंटरप्ट जनरेट होता है तो उसको हैंडल कैसे करना है। सो ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ ऐसी कमांड्स इनबिल्ट होती है जिसके थ्रू इंटरप्ट रिक्वेस्ट कर सकते हैं, राइट। और जब इंटरप्ट रिक्वेस्ट होती है तो उस इंटरप्ट को सर्विस भी, उसकी फाइल भी ऑपरेटिंग सिस्टम के पास होती है कि जिस तरह का इंटरप्ट जनरेट हुआ है, जिस तरह का रिक्वेस्ट आई है, उसको कैसे हैंडल करना है, इसका सारा कोड, उसकी सारी फाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के पास होता है। उसी को हम कहते हैं इंटरप्ट हैंडलर। जिस तरह से आपके पास कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसको किस तरह से हैंडल करते हो, इसी तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम के पास भी कई सारे अलग अलग तरह के इंटरप्ट की रिक्वेस्ट को सॉल्व करने के रूटीन्स हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं इंटरप्ट रिक्वेस्ट देन इंटरप्ट हैंडलर को यदि हमें जनरेट करना है तो हमें इंटरप्ट रिक्वेस्ट करनी होगी, और जब इंटरप्ट जनरेट हो जाएगा तो उसको हमें सॉल्व भी करना है। इसको हम कुछ स्टेप से समझते हैं। फर्स्ट, सीपीयू एग्जीक्यूटिंग सम टास्क। फॉर एग्जांपल, सीपीयू कोई इस टास्क को एग्जीक्यूट कर रहा हो। यूजर uses the keyboard to issue a high priority command। जब सीपीयू किसी टास्क को एग्जीक्यूट कर रहा था, उसी समय यूजर ने कीबोर्ड को यूज करके कुछ ऐसी हाई प्रायोरिटी की कमांड, जिसके कारण इंटरप्ट जनरेट हो गया। उस केस में दिस इज इशू एंड इंटरप्ट रिक्वेस्ट सीपीयू। अब यहाँ पर एक इश्यू आ चुका है कि हमें इंटरप्ट की रिक्वेस्ट जनरेट करना होगा सीपीयू के लिए, क्योंकि अगर हायर प्रायोरिटी की कमांड आ चुकी है कीबोर्ड के थ्रू, तो सीपीयू जिस भी टास्क को एग्जीक्यूट कर रहा है उसे उस टास्क को वहीं पे स्टॉप करके जो इंटरप्ट जनरेट हुआ है उसे सर्विस देना जरूरी होगा। अगर प्रायोरिटी हाई नहीं होती तो हो सकता था उस इंटरप्ट हम डिले कर सकते थे, बट क्योंकि हाई प्रायोरिटी कमांड है, हाई प्रायोरिटी का मतलब ही ये होता है कि उस इंटरप्ट को हमें पहले सर्विस देना होगा, उसके बाद ही हमें अपने टास्क को फिनिश करना होगा। तो सीपीयू मूव कर जाता है उस पर्टिकुलर हाई प्रायोरिटी की कमांड्स को सर्च करने के लिए कि उसका सब रूटीन्स कहाँ पर है, उसको हैंडल कैसे करना है। तो दिस इज एन इंटरप्ट रिक्वेस्ट टू द सीपीयू। Now CPU suspends execution of the task। इस केस में कि कीबोर्ड थ्रू कुछ की का कॉम्बिनेशन प्रेस हुआ है, जिसके कारण से हाई प्रायोरिटी कमांड जनरेट हुई है, जो कि इंटरप्ट की एक रिक्वेस्ट है सीपीयू के लिए कि पहले हमारे जो इंटरप्ट जनरेट हुआ है उसको आप सर्विस दो, उसके बाद आप अपना काम करो। दिस इज एक्चुअली वी वांट टू डू। सो सीपीयू सस्पेंड द करंट एग्जीक्यूशन ऑफ द टास्क। जो भी सीपीयू करंट टास्क कर रहा था, उसका एग्जीक्यूट कर रहा था, उसका वहां पे स्टॉप करेगा।
सस्पेंड करेगा, स्टॉप नहीं कह सकते। सस्पेंड का मतलब ये होता है कि उसको, उसका जो भी कॉन्टेक्स्ट है उस प्रोसेस का, उसको मेमोरी में किसी लोकेशन पर प्रिजर्व करेगा, देन उसके बाद इंटरप्ट को हैंडल करने का ट्राई करेगा। So CPU suspends the current execution of the task. The next step is CPU executes the code written to handle or implement this command. डायरेक्टली उस कोड को देखेगा जहां पर इस इंटरप्ट को हैंडल करने का कोड लिखा हुआ है, और वो कोड कहीं ना कहीं ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर होगा। सीपीयू उस पर्टिकुलर कोड को एग्जीक्यूट कर देता है। सो सीपीयू एग्जीक्यूट द कोड रिटर्न टू हैंडल और इम्प्लीमेंट दिस कमांड। This code is called interrupt handler. So जिसने इस इंटरप्ट को हैंडल किया, उस इंटरप्ट की प्रॉब्लम को सॉल्व किया, ऐसे पर्टिकुलर कोड जो ऑपरेटिंग सिस्टम में लिखे होते हैं उनको हम कहते हैं इंटरप्ट हैंडलर। जैसे ही वो कोड एग्जीक्यूट हो जाता है, उस इंटरप्ट को हमने रूटीन दे दी, उसको हमने सर्विस दे दी, उसके बाद वापस सीपीयू रिज्यूम करता है। सीपीयू रिज्यूम्स टू प्रीवियस एग्जीक्यूशन। वापस से सीपीयू रिज्यूम करता है जहां पर उसने अपने कॉन्टेक्स्ट को सेव किया था। दैट मीन्स वो कॉन्टेक्स्ट क्या होना चाहिए, जिस प्रोसेस का एग्जीक्यूशन वो कर रहा था, उस प्रोसेस के जिस नंबर के स्टेटमेंट पे था, उस नंबर के स्टेटमेंट को स्टैक में मेंटेन करेगा। राइट, इस एड्रेस को मेंटेन करना ही उसके कॉन्टेक्स्ट को प्रिजर्व करना कहलाता है। राइट, आपके पास अगर 50 लाइंस का कोई प्रोग्राम है, आप थर्ड नंबर की लाइन को एग्जीक्यूट कर चुके थे, थर्ड नंबर की लाइन के बाद इंटरप्ट जनरेट हुआ, अब आपने थर्ड नंबर के लाइन के एड्रेस को स्टोर कर दिया स्टैक में, और फिर आप इंटरप्ट को हैंडल करने चले गए। इंटरप्ट को आपने उसके कोड को सर्च किया डिस्क में, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क में होता है, वहाँ पर आपने उसका कोड सर्च किया, उस कोड को सर्च करने के बाद उसको एग्जीक्यूट किया, इस तरह से इंटरप्ट सॉल्व हुआ। वापस आप स्टैक पर आए, स्टैक पर आपने देखा कि आपने कौन सी लोकेशन सेव की है, तो वहाँ पर लोकेशन मिलेगी आपको थर्ड। उसके बाद आप फोर्थ नंबर की लोकेशन से अपने प्रोग्राम को रिज्यूम करते हो, और फोर्थ से लेकर अप टू टिल जहाँ तक आपका प्रोग्राम है, वो सारे प्रोग्राम को आप वन बाय वन एग्जीक्यूट करते हो। तो ये पूरी प्रोसेस होती है कि सीपीयू किस तरह से रिज्यूम करता है अपने प्रीवियस एग्जीक्यूशन को। स्टैक मेंटेन करना भी यहाँ पर बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज सीपीयू को ये बात नहीं पता चलेगी कि उसने किस नंबर के स्टेटमेंट से अपने कंट्रोल को स्विच किया था। वो जिस एड्रेस से गया है वापस उसको उसी एड्रेस पर वापस आना है। सो इस तरह से दो बार एड्रेस स्टैक में मेंटेन होते हैं, ताकि प्रोग्राम पूरी तरह से एग्जीक्यूट हो। ऐसा ना हो कि सीपीयू आधा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करे और इंटरप्ट को हैंडल करने के चक्कर में उसको बाकी जो रिमेनिंग प्रोग्राम है वो उसको एग्जीक्यूट ना करे। तो ऐसा नहीं होता है, उस चीज़ को प्रॉपरली प्रोसेसिंग की जाती है, स्टैक मेंटेन होते हैं इन बिटवीन, और इस स्टैक के अंदर दो तरह के एड्रेस वहाँ पे मेंशन हो जाते हैं, जिस लोकेशन पर सीपीयू गया है और जिस लोकेशन से सीपीयू आया है, उन दोनों का एड्रेस एक स्टैक के अंदर मेंटेन होता है। तो इसी तरह से एक इंटरप्ट भी हैंडल हो जाता है, और साथ ही साथ पूरा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन भी प्रॉपरली फिनिश होता है। हम डायग्राम से भी समझ सकते हैं इसके कॉन्टेक्स्ट को वो किस तरह से सेव करता है। सो लेट्स अंडरस्टैंड बाय अ डायग्राम। सबसे पहले हम एक बना लेते हैं यूजर प्रोग्राम। सो दिस इज वन काइंड ऑफ यूजर प्रोग्राम जिसको सीपीयू प्रोसेस कर रहा था। इस यूजर प्रोग्राम में कई सारे स्टेटमेंट हो सकते हैं, हम उसको इस तरह से इंडिकेट कर सकते हैं।
instruction number 1, instruction number 2, instruction number 3 and so on। यहाँ पर भी कोई एक इंस्ट्रक्शन हो सकता है। So this is यूजर प्रोग्राम। ये रहेगा इसका ऑर्डर एग्जीक्यूट करने का, टॉप टू बॉटम, वन बाय वन इंस्ट्रक्शंस को सॉल्व करना। इसमें हम इंस्ट्रक्शन को इंडेक्स भी कर सकते हैं, लाइक इंस्ट्रक्शन नंबर 0, 1, 2, 3 अप टू सपोज आई नंबर का इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर होगा, सपोज i+1 यहाँ पर होगा। सो इस तरह से कई सारे इंस्ट्रक्शंस एक यूज़र के प्रोग्राम में हो सकते हैं और किसी भी नंबर के इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करते समय इंटरप्ट जनरेट हो सकता है और सीपीयू उस नंबर के इंस्ट्रक्शन के बाद सीधे इंटरप्ट को सर्विस देने के लिए जा सकता है, अगर वो इंटरप्ट हाई प्रायोरिटी का हुआ उस केस में, राइट। उस केस में किस तरह से हैंडल होगा, तो आप इसको इंटरप्ट हैंडलर का एक प्रोग्राम बना सकते हैं। सपोज दिस इज इंटरप्ट handler code written in हार्ड डिस्क। और ये हार्ड डिस्क का मतलब है यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम का जो सी पार्टीशन में डेटा होता है पूरा, उस सी पार्टीशन के अंदर ही कहीं ना कहीं इस इंटरप्ट हैंडलर का कोड होगा। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि ये वो कोड लिखा हुआ है, ये वो कोड है जहाँ पर इंटरप्ट को हैंडल करना है, राइट। ये है वो कोड जिसको एग्जीक्यूट करना है और हम यहाँ पे इस बात को इस तरह से इंडिकेट कर सकते हैं कि जब ith नंबर के इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना था तब यहाँ पे इंटरप्ट जनरेट हुआ। ith नंबर के इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करते समय जो इंटरप्ट जनरेट होगा उस इंटरप्ट का जो कोड है, उसको जो हैंडल करने का जो कोड है वहाँ पे यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये कंट्रोल सीधा इस तरह से इस कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए जाएगा। इस कोड को पूरा एग्जीक्यूट करने के बाद वापस से हमारे को रिज्यूम करेगा इसी नंबर से। सो आई पर था, अब वो पहुंचेगा i+1। सो आई से गया था आई लोकेशन से और i+1 लोकेशन पर वो रिटर्न आएगा और ये दोनों ही एड्रेस स्टैक में मेंटेन होते हैं, किस लोकेशन से वो ट्रांसफर हुआ था और किस लोकेशन पर अब उसे आना है। और यहाँ पर उसका पूरा कोड होता है जिसको हम इंटरप्ट हैंडलर कहते हैं, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के पास होता है और वो जिस पार्टीशन में होगा उस पार्टीशन के अंदर आपको पूरा इंटरप्ट को हैंडल करने का कोड मिलेगा। तो इस डायग्राम से हम ये समझ सकते हैं कि इंटरप्ट को रिक्वेस्ट कैसे कर सकते हैं और इंटरप्ट हैंडल कैसे हो सकता है। Now let's move control transfer in case of interrupt। डायग्राम हमें यह बताता है कि कंट्रोल किस तरह से ट्रांसफर होता है जब भी इंटरप्ट आता है।
ना, इंटरप्ट जनरेट करने के कुछ एडवांटेज भी है और कुछ डिसएडवांटेज। सो एक एक हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। एडवांटेज क्या होगा? efficiency of CPU। तो अगर हम इंटरप्ट के बेस पे काम करते हैं तो इससे एक एडवांटेज ये है कि CPU की जो परफॉर्मेंस है, उसकी जो एफिशिएंसी है, उसका थ्रूपुट, वो सब इंक्रीज होता है, क्योंकि आप उसके साथ कंटिन्यूसली टास्क प्रोसेसिंग में डालते हैं। इसका एक डिसएडवांटेज भी है। overhead requires overhead required to service interrupt request। यदि एक इंटरप्ट रिक्वेस्ट होता है तो काफ़ी ओवरहेड बन जाता है सीपीयू के लिए। अब वो ओवरहेड किस तरह से होगा वो हम यहाँ पे कुछ 3 पॉइंट पे लिख लेते हैं। ओवरहेड रिक्वायर्ड टू सर्विस द इंटरप्ट रिक्वेस्ट, इस तरह का ओवरहेड होगा। लेट्स अंडरस्टैंड। फर्स्ट ओवरहेड कि अगर इंटरप्ट रिक्वेस्ट जनरेट होती है तो सीपीयू को अपना जो करंट कॉन्टेक्स्ट है, करंट कॉन्टेक्स्ट को उसको सेव करना होगा। सो सेविंग करंट कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेटा। दूसरा टास्क ये होगा जो ओवरहेड वाला है, डिसाइडिंग ऑफ द कोड टू हैंडल इंटरप्ट। ये पता करना होगा कि वो जो इंटरप्ट हैंडल करने का जो कोड है वो कोड कहाँ पर है, राइट। उसको सर्च करना होगा पूरी डिस्क में, जितने भी क्लस्टर्स हैं, जितने भी सेक्टर है, ट्रैक है, उन सभी को सर्च करना होगा और फिर उसे पता चलेगा कि सी पार्टीशन में किस पोजीशन पर उसका हैंडलर का कोड है। तो ये दूसरा एक बड़ा हेडेक है, क्योंकि डिस्क पर सर्चिंग करना इतना इजी नहीं होता है, वो काफ़ी कॉस्टली होता है। उसका भी एक पूरा मैकेनिज्म है कि डिस्क पर आप किस तरह से उसके काफ़ी सारे सिलेंडर्स, काफ़ी सारे ट्रैक, सेक्टर, इनको विजिट करने के बाद आप अपनी लोकेशन पर पहुंचते हैं कि वो डेटा किस एड्रेस पर है। So, ये भी एक बहुत लेंदी प्रोसेस है जिसमें काफ़ी क्लॉक पल्स यूज होती है सीपीयू की। सो डिस्क पर रीड और राइट ऑपरेशंस इजी नहीं होते हैं, दैट मीन्स। सो डिसाइडिंग ऑफ द कोड टू हैंडल इंटरप्ट। एंड थर्ड ओवरहेड होता है स्विच बैक, वापस रिटर्न आना। तो इसमें भी वापस कैसे रिटर्न आया जाएगा वो मैंने आपको क्लियर किया था आइडिया, कि वो एड्रेस को स्टोर करके चलता है। जब भी कंट्रोल पास होगा, राइट, किसी भी प्रोग्राम से जब भी कंट्रोल पास होगा, जैसे हमारे इस डायग्राम के अकॉर्डिंग आई नंबर की लोकेशन पर इंटरप्ट रिक्वेस्ट हुई थी और आई नंबर की लोकेशन से इंटरप्ट को सर्विस देना जरूरी हो गया, क्योंकि वो हाई प्रायोरिटी का इंटरप्ट है। उसका जो हैंडल का कोड है वो डिस्क में किसी लोकेशन पर है और डिस्क का पूरा मैनेजमेंट डिस्क कंट्रोलर करता है, राइट। तो सीपीयू डायरेक्टली डिस्क कंट्रोलर को इंस्ट्रक्शन देता है। डिस्क कंट्रोलर डिस्क ड्राइव के जो उसका जो फॉर्मेट होगा उस हिसाब से सर्च करेगा। सर्च करने के बाद उस कोड को डिटेक्ट करेगा। डिटेक्ट करने के बाद उनके इंस्ट्रक्शन को सीपीयू के रजिस्टर में लोड करेगा। फिर सीपीयू उस पूरे इंटरप्ट को सर्विस देता है। फिनिश करने के बाद वापस बैक आएगा, स्टैक में देखेगा कि उसे किस लोकेशन पर रिटर्न जाना है और फिर वो i+1 लोकेशन पर जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करना है उस लोकेशन पर पहुंचकर उस इंस्ट्रक्शन को फैच करके अपना प्रोसेसिंग आगे बढ़ाएगा। तो ये काफ़ी ओवरहेड वाला काम होता है। तो 3 तरह के ओवरहेडिंग ओवरहेडिंग यहाँ पर मिलती है। पहली बात कि हमें पूरे डेटा को कहीं ना कहीं सेव करना पड़ता है। दूसरा, हमें इंटरप्ट को हैंडल करने का कोड कहाँ पर है उसे फाइंड आउट करना पड़ता है। तीसरा,
इंटरप्ट को हैंडल करने के बाद वापस आना है और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है, तो इसके लिए भी हमें कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करने होंगे जो कि स्टैक के बेस पर होगा। तो स्टैक का मैनेजमेंट अपने आप में एक मैनेजमेंट होगा। हार्ड डिस्क को लोकेट करना, हार्ड डिस्क में इंटरप्ट हैंडलर के कोड को लोकेट करना, ये भी एक हैवी टास्क है। और डेटा को या कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेटा को स्टोर करना, मेमोरी की किसी लोकेशन पर प्रोसेस का पूरा टेक्स्ट डेटा और स्टैक सेक्शन को लोड करना किसी मेमोरी की लोकेशन पर, और वापस उस पूरे कॉन्टेक्स्ट को रजिस्टर में लोड करना और फिर उनको एग्जीक्यूट करना। ये सेविंग करना ये भी काफ़ी हैवी टास्क होती है। तो तीनों ये बर्डन कहलाते हैं, ये ओवरहेड कहलाते हैं, जो कि एक इंटरप्ट जनरेट होने पर करना पड़ता है सीपीयू को। तो डिसएडवांटेज है यहाँ पर हमारे पास 3 तरह के डिसएडवांटेज है यदि कोई इंटरप्ट रिक्वेस्ट जनरेट हो जाती है। सो 3 तरह की डिसएडवांटेज हो सकती है, ओवरहेड हो सकती है। फर्स्ट, सेविंग करेंट context of data, deciding of the code to handle interrupt, and third one is switch back. ये था आज के टॉपिक का डेटा। व्हाट इज इंटरप्ट, इंटरप्ट क्या है, इंटरप्ट जनरेट करना क्यों जरूरी है, इंटरप्ट जनरेट होता है तो सीपीयू के क्लॉक पर सीपीयू का जो वेस्ट ऑफ टाइम है वो किस तरह से होगा, उसके बारे में डिस्कशन। अगर इंटरप्ट नहीं होता है तो सीपीयू किस मैनर में काम करेगा, और अगर इंटरप्ट जनरेट होता है तो सीपीयू किस मैनर में काम करेगा। इंटरप्ट रिक्वेस्ट कैसे जनरेट होगी, इंटरप्ट हैंडल कैसे होगी, इंटरप्ट का कोड कहाँ होता है, डेटा का सेविंग कैसे होता है, इंटरप्ट पूरा हैंडल कैसे होता है, और उसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। किसी को कोई डाउट हो तो पूछो। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे।